बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की ये वीडियो है सेल्स टैक्स एक्ट चैप्टर नंबर 2 की, और ये लास्ट वीडियो है। आज इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर 2 को। और इससे पहले जो है ना 6 सेक्शंस मैंने इसके करवा दिए हैं, तो वो भी आप वीडियोस देखें। उसका लिंक आपको ऊपर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो के आपको नज़र आ रहा है, वो भी आप देखें। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 चैप्टर 2 सेक्शन 7, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इसमें क्या कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में, कि सेक्शन 8 और 8B को देखते हुए कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जब टैक्सेबल सप्लाई यानी उस पर टैक्स कितना उसने देना है वो मालूम करेगा, तो इसमें से इनपुट टैक्स को वो डिडक्ट करेगा। यानी वो जो आउटपुट टैक्स देते वक्त इनपुट टैक्स वो माइनस करेगा। ठीक है, इसमें वो टैक्स शामिल नहीं होगा जो सब सेक्शन 1A और सेक्शन 3 के मुताबिक अदा उसने किया या करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट में कह रहा है, लेकिन अगर वो इनपुट टैक्स को डिडक्ट करना भूल गया तो वो अगले टैक्स पीरियड में अपने रिटर्न फाइल करते वक्त उस टैक्स को क्लेम कर सकता है। ठीक है, नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन तब तक इनपुट टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता आउटपुट टैक्स में से जब तक 1 में है कि अगर उसके पास टैक्स इनवाइस या रजिस्ट्रेशन नंबर हो सप्लाई जो उसने की उसका, और गैस और बिजली के सिलसिले में जो उसका बिल होता है उस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जहां का उसका कनेक्शन है उसका एड्रेस उस पर होना लाजमी है। और अगर सप्लायर ने ऐसी कोई सप्लाई की जो अपने रिटर्न में ज़ाहिर उसने ना किया हो और टैक्स यानी अदा ना ही किया हो, तो फिर तो उसके ऊपर बनता ही नहीं है। फिर 2 में कह रहा है कि अगर इंपोर्ट की सूरत में गुड्स डिक्लेरेशन जिस पर उसका नाम और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि कस्टम के सेक्शन 79 और 104 में उसने क्लियर किया हो। फिर है कि अगर ऑक्शन से ख़रीदा हुआ माल की सूरत में उसके पास ट्रेजरी चालान होना चाहिए। ठीक है, थर्ड में कह रहा है कि उसके पास ट्रेजरी चालान लाजमी होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ ओमिटेड कर दिया गया है। और 3 में क्या कह रहा है अभी सब सेक्शन 3 में कि सब सेक्शन 1 और 2 को मद्देनज़र रखते हुए अगर बोर्ड फेडरल मिनिस्टर की मंजूरी से किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इजाज़त दे सकता है कि वो अपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो कि उसने पे किया हो या करना हो, ठीक है, उसमें से वो माइनस कर सकता है। चौथे में क्या कह रहा है कि मज़ीद फेडरल गवर्नमेंट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इजाज़त दे सकती है कि वो आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स डिडक्ट कर सकता है, और इसकी शराइत और हदूद नोटिफिकेशन में तय होंगी। सही है। और 5th में क्या कह रहा है, 7A में क्या कह रहा है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन स्पेसिफाइड गुड्स ऑन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बनी बनाई हमने ख़रीदी, यानी एक धागा है या कोई भी और चीज़ है, ठीक है, उसको मज़ीद जो है ना उसमें वैल्यू एडिशन और उसको रिफ़ाइन करके और अच्छा बना के बेचते हैं ना, तो उसमें जो है ना फिर उसकी कॉस्ट और प्राइस उसकी बढ़ जाती है, उस पर टैक्स क्या होगा। तो 1 में कह रहा है कि वफाकी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये तय कर सकती है कि फ़लाँ अशिया पर टैक्स से चीज़ों की वैल्यू जितनी लेते वक्त है और सप्लाई करते वक्त हो उसका जो डिफरेंस होगा, यानी पहले जो वैल्यू कम थी फिर ज़्यादा हो गई तो उसका जो डिफरेंस है उस पर जो है ना वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। नंबर 2 में है कि वो अशिया जो 12th शेड्यूल में हैं इन पर टैक्स वैल्यू एडिशन टैक्स जैसे 12th शेड्यूल में है उस शख्स और उसी शराइत के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन में इस शेड्यूल के में जो है ना वो तरमीम भी कर सकती है। ठीक है, और वो बता सकती है कि किस तरह से टैक्स जो है ना वो लिया जाए। फिर है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड 8वें में, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी इनपुट टैक्स या डिडक्शन क्लेम करने की का इख्तियार नहीं होगा। कब? ए में है कि अगर अशिया या सर्विसेज को टैक्सेबल सप्लाई नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, यानी वो अपने डोमेस्टिक के लिए या वैसी कंजप्शन के लिए उस पर वो टैक्स अदा नहीं कर रहा, तो उस पर वो इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकता। बी में है या कोई ख़ास चीज़ या सर्विस जो वफाकी हुकूमत अपने नोटिफिकेशन में ज़ाहिर करे, उस पर भी नहीं है। सी में है कि सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में जो अशिया मौजूद हों। CA में क्या कह रहा है कि वो अशिया जिन पर सेल्स टैक्स गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा नहीं करवाया गया हो, ठीक है, सेल्स टैक्स ही जमा नहीं हुआ, उन पर भी नहीं। फिर CAA में कह रहा है नीचे कि
वो अशिया जिन पर क्रेस्ट में तजाद पाया जाता हो, ठीक है, और इनपुट टैक्स वेरीफाई ना हो सके। क्रेस्ट एक सिस्टम है, ठीक है, सेल्स टैक्स का, और इसमें जो है ना ये सारा इनवॉइसेस वगैरह जमा होती हैं, फिर अगर वहाँ से वेरीफाई नहीं हुआ कि इनपुट टैक्स इसने अदा किया है या नहीं किया, तो तब भी उसको वापस नहीं मिलेगा। डी में है कि फेक इन्वाइसेस, गलत इन्वाइस उसने जमा करा दी कि मैंने टैक्स जमा कराया था, अब मुझे ये वापस करो, तब भी नहीं होगा। ई में या ऐसे शख्स के ज़रिए ख़रीदारी हुई हो जो कि बोर्ड को सेक्शन 26 के सब सेक्शन 5 के तहत मालूमात ना दे सके, ठीक है, जब उससे क्वेश्चन करें, मालूमात लें, इन्फॉर्मेशन लें, तो उसके पास कोई मालूमात हो ही ना, उसको भी नहीं मिलेगा। एफ़ में है ऐसी अशिया जिनका ताल्लुक टैक्सेबल सप्लाई से ना हो, जिन पर टैक्स नहीं दिया गया, उससे उस पर अगर इनपुट टैक्स क्लेम करेगा तो वो भी नहीं उसको मिलेगा, ठीक है। फिर जी के बाद एच में है कि अशिया जो इस्तेमाल हो रही हों इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ मुस्तकिल तौर से जुड़ी हों, जैसा कि बिल्डिंग मटेरियल, रंग, बिजली की फिटिंग, ठीक है, इसमें वो अशिया शामिल नहीं जो टैक्सेबल गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो आई में है कि व्हीकल्स जो कि कस्टम के पहले शेड्यूल के 87वें चैप्टर के अंदर शामिल हों, उनके पार्ट्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक या गैस अप्लाइंसेस, उनके ऊपर भी नहीं है। फिर जे में है ऐसी सर्विस जिसका इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ममनू हो, यानी सूबाई टैक्स कवानीन में उसको ना जो है ना वो ममनू किया गया हो, वह उस पर भी नहीं मिलेगा। फिर के में है कि ज़रूरी मशीनरी की ख़रीदो फरोख्त और ख़रीद या इंपोर्ट में जो कि 7% जिसके ऊपर 7% सेल्स टैक्स होता है 8वें शेड्यूल के तहत, उस पर भी नहीं है। फिर एल में है कि अगर अशिया रिटर्न में ज़ाहिर नहीं की गई हो उस तारीख से पहले जो बोर्ड ने तय की हो और इस पर टैक्स अदा ही ना किया हो, उस पर भी नहीं है। फिर है एम, ठीक है, कि ऐसी अशिया जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई हों, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई हो, ठीक है, उस पर भी नहीं है। फिर टू में है, नीचे दिया गया है कि अगर कोई शख्स टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों का काम करता है तो उसे इनपुट टैक्स रिक्लेम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पर मिलेगा, नॉन टैक्सेबल पर नहीं। नॉन टैक्सेबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसके ऊपर टैक्स दिया ही नहीं, सेल्स टैक्स दिया ही नहीं। अब जब टैक्स ही नहीं दिया तो फिर उसमें से किस तरह से आउटपुट टैक्स कहाँ से आएगा, ठीक है, जिसमें से वो इनपुट टैक्स जो है ना वो क्लेम करेगा। समझ में आ रही है ना बात, टेक्निकल बात यही है इसमें। तो वो जो ऊपर बात कर दी उसी को नीचे जो है ना फर्दर वो एक्सप्लेन और एलाबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है, जो ऊपर बात समझा दी वही नीचे जो है ना उसको क्लैरिफाई कर रहा है। 3 में एक रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा कोई भी शख्स इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। फिर 4 ओमिटेड है। 5 में क्या कह रहा है कि और जो शख्स फिक्स्ड टैक्स देते हैं वो भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, जैसा कि 1 दिसंबर 1998 से पहले होता था। 6 में है कि बोर्ड मिनिस्टर की इजाज़त से किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को हुक्म दे सकता है कि वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को कोई मखसूस चीज़ सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, ये बोर्ड की जवाबदीद है। अब चलते हैं 8A के ऊपर। 8A क्या है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन सप्लाई चेन वेयर टैक्स अनपेड, ठीक है, जहाँ पर टैक्स नहीं पे किया गया वहाँ पर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से टैक्सेबल सप्लाई ले रहा है और उसे मालूम है या शक है कि जो सप्लायर है वो जो सप्लाई वो ले रहा है उसका टैक्स अदा नहीं किया जाएगा आगे जाके, यानी वो नहीं करेगा टैक्स अदा, तो ऐसी सूरत में लेने वाला और देने वाला दोनों मिलकर टैक्स अदा करेंगे और ये साबित डिपार्टमेंट करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। प्रोवाइडेड दैट के बोर्ड की मर्ज़ी है कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन इस शिक से निकाल भी सकता है, किसी को छूट भी दे सकता है, ठीक है, वो बोर्ड की मर्ज़ी है, सही है। 8B एडजस्टेबल इनपुट टैक्स, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स इतना क्लेम करने की इजाज़त नहीं होगी जो कि आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा हो, ठीक है, और ये एक टैक्स पीरियड की बात है, माँ सिवाय पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ हैं उनके अलावा बाकी किसी को इतना ज़्यादा इजाज़त नहीं होगी। अब ये शिक फिक्स्ड एसिड या कैपिटल गुड्स पर अप्लाई नहीं होगी, सही है। प्रोवाइडेड दैट में ये जो बातें मज़ीद मैं कहता हूँ ना वो इसमें हो रही हैं, सही है। मज़ीद बोर्ड किसी भी शख्स को सेक्शन 1 के दायरा कार से आरी भी कर सकता है, ठीक है। अब ये जो 1 में कहा है कि 90% वाली बात की है, अब बोर्ड की मर्ज़ी है कि एक तो उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनीज़ को निकाल दिया, फिर जो है ना वो बात कर रहे हैं कि अगर वो उनकी मर्ज़ी है वो किसी को भी निकाल सकते हैं इसमें से, फिर वो यानी वो क्लेम कर सकता है 90% से ज़्यादा।
2 में है कि अब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स रिफंड मिल सकता है जो कि सबसेक्शन 1 में मना किया गया है, ये देखा, ठीक है। वो उसकी शराइत क्या है, उसकी शराइत ये है कि 1 में कह रहा है कि जिसके अकाउंट का ऑडिट कंपनीज एक्ट 1984 के तहत हो चुका है, ठीक है, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वैल्यू एडिशन सबसेक्शन 1 में दी गई लिमिट से कम है, सही है। वैल्यू एडिशन उसमें बोर्ड उसको जो है ना उसका ऑडिट होकर पता चल गया कि वैल्यू एडिशन इसमें दी गई लिमिट से कम है। दूसरे में कह रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिस पर बोर्ड की शराइत लागू हो, सही है, रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा जिसमें बोर्ड की शराइत ऊपर वाला जो है कि 90% से कम हो, ठीक है, उसको भी मिल जाएगा। 3 में है कि सब सेक्शन 2 में एडजस्टमेंट या रिफंड अगर कोई हैं तो वो सालाना बेसिस पर होंगी। एडजस्टमेंट या रिफंड कब मिलेंगे, वो ईयरली बेसिस पर मिलेंगे, माली साल के ख़त्म होने के दूसरे महीने तक, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसके सेकेंड मंथ 2 महीने गुजरने के बाद वो रिफंड उसको वापस मिलेगा या एडजस्टमेंट। 4 में कह रहा है कि सब सेक्शन 1 और 2 को देखते हुए बोर्ड अगर चाहे तो कोई और लिमिट भी रख सकता है, यानी इनपुट टैक्स की किसी भी शख्स के लिए, ठीक है। इनपुट टैक्स की 90% वाली शर्त नहीं, कोई और भी शर्त या उसके अलावा भी शर्त जो भी वो बोर्ड चाहे वो मुतय्यन कर सकता है, ठीक है। कोई 5 में है कि कोई भी ऑडिटर किसी जाली सर्टिफिकेट में अगर वो मुलविस पाया गया, ठीक है, तो उससे सेक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत काउंसिल ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन के हवाले किया जाएगा, यानी उसके तहत डील किया जाएगा उसको, ठीक है। फिर है 9 डेब्ट एंड क्रेडिट नोट। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कोई इनवॉइस जारी करता है और सप्लाई कैंसिल या चेंज या कोई और मसला हो जाता है तो जो अमाउंट इनवॉइस में है उसे तब्दील करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डेट या क्रेडिट नोट जारी करेगा, ठीक है, वो शख्स, ताकि आउटपुट टैक्स की मद में एडजस्टमेंट हो सके। फिर क्या है 10 रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। इसके 1 में कह रहा है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट या ज़ीरो रेटेड सप्लाई जो उसने की, तो वो जायद टैक्स जो उसका बनता है वो रिफ़ंड या क्लेम जो आप उसमें दायर करते हैं उसके 45 दिन के बाद मिलेगा, जिस तरह बोर्ड अपने नोटिफिकेशन में लिखे, प्रोवाइडेड दैट। लेकिन अगर ज़ीरो रेटेड या एक्सपोर्ट के अलावा अशिया पर इसका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज़्यादा हो जाता है तो इजाफी टैक्स को अगले टैक्स पीरियड के लिए तसव्वुर किया जाएगा। इजाफी टैक्स जो है ना उसको नेक्स्ट टैक्स पीरियड में उसको तसव्वुर कर लिया जाएगा और फिर बाद में उसकी एडजस्टमेंट कर देगी। और सेक्शन 8B के सब सेक्शन 1 के तहत एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो उसको वापस नहीं मिलेगा। 2 में कह रहा है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन पर कोई टैक्स पेनल्टी या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है तो जो कि बोर्ड के कवानीन के तहत हो तो इनपुट टैक्स रिफंड जो टैक्सेस अदा करने के बाद होगा, ठीक है। इनपुट टैक्स जो भी है ना वो क्या कब क्लेम होगा, जब वो अपने टैक्स पेनल्टी या सरचार्ज जब अदा करेगा उसके बाद होगा, सही है। 3rd में है कि लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा इनपुट टैक्स क्लेम करता है जो कि काबिल कबूल था ही नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई 60 दिन में शुरू की जाएगी, 60 दिन में पूरी की जाएगी। लेकिन एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अगर वो चाहे तो इंक्वायरी या ऑडिट के लिए ये दौरानिया 120 दिन तक बढ़ा सकता है और बोर्ड इस दौरानिए को 9 माह मज़ीद एक्सटेंड कर सकता है, जिसकी वजह वो बोर्ड राइटिंग में देगा, सही है। 11वें में है कि असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड और इरोनियसली रिफंडेड, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स मुकर्रर तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करता या कम टैक्स जमा कराता है तो एडिशनल कमिश्नर एक शोकाज नोटिस के बाद उसके टैक्स एसेट्स असेसमेंट करने और पेनल्टी का ऑर्डर देगा और वो ऐसा सेक्शन 33-34 के तहत करेगा। लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर देता है कोई शख्स और टैक्स अदा कर देता है, ठीक है, तो पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट सरचार्जेस भी अदा कर देता है तो शोकाज और ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो जो उसके ख़िलाफ़ हुआ उसको ख़त्म कर देगा वो, ठीक है, अगर वो पेनल्टी और चार्जेस जो भी टैक्स है रिटर्न भी फाइल कर देता है तो।
टू में है कि अगर कोई पर्सन टैक्स अदा नहीं करता या कम अदा करता है या इनपुट टैक्स क्लेम या रिफंड करता है जो कि इस एक्ट के मुताबिक काबिल कबूल ना हो और सब सेक्शन 1 में भी ना आती हो, तो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर शोकाज नोटिस और ऑर्डर ऑफ असेसमेंट जारी करेगा और ये मालूम करेगा, ठीक है, कि उसने कितना रिफंड नाजायज़ क्लेम किया है और फिर सेक्शन 33, 34 के तहत पेनल्टी या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उसके ऊपर लगाएगा। 3 में कह रहा है कि अगर किसी साजिश जानबूझकर या साजिश के तौर पर कोई टैक्स ना लगाया गया या कम लगाया गया या गलती से रिफंड हो गया, तो जो शख्स गलती से नहीं, साजिश के तौर पे जो शख्स टैक्स अदा करने का हकदार है और या जिसने गलती से ये फंड कर दिया, तो उससे शोकाज दिया जाएगा, ठीक है, कि पेमेंट जल्द अज जल्द वो करे। फिर 4 में है, यहाँ था या साजिश के तौर पे जानबूझ के। 4 में गलती से, अगर किसी शख्स ने गलती से अनजाने में टैक्स ना लगे या कम लगे या गलती से रिवर्ट हो गया, तो ऐसे शख्स को शोकाज नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टैक्स इस सब सेक्शन के हिसाब से नहीं लिया गया, तो टैक्स वापस वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से लिया जाएगा। 4A में है कि अगर कोई शख्स टैक्स विदहोल्ड करता है और उसे डिपॉजिट नहीं करवाता, जिसके तरीक़ेकार है एक बोर्ड में, तो IR ऑफिसर, इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर एक नोटिस जारी करेगा और डिफ़ॉल्ट तय करेगा, सरचार्ज तय करेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा टैक्स विदहोल्ड करता है, ठीक है, यानी लेकर आगे जमा नहीं कराता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 5वें में है कि अगर 5 साल के अंदर शोकाज नोटिस नहीं दिया गया, तो कोई भी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट जारी नहीं किया जा सकता और फिर सेल्स टैक्स ऑफिसर इस पर्सन को हक देगा कि उसकी बात वो सुने, ठीक है। मज़ीद ये कि ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शोकाज नोटिस के 120 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। अगर कमिश्नर इस दौरानिए को बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए ना, जो कि वो लिखत में देगा, राइटिंग में देगा, और वो पीरियड भी 90 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। मज़ीद प्रोवाइडेड दैट ये कि अगर 60 दिन कोई स्टे ऑर्डर या प्रोसीडिंग रुक जाती है, तो उसके ऊपर दिए गए 120 दिन वाले पीरियड से अलहदा उसको कंसीडर किया जाएगा। प्रोसीडिंग की वजह से जो दिन ज़ाया हुए वो अलग होंगे, 120 दिन अलग होंगे, सही है। फिर 6 में कह रहा है कि सब सेक्शन 1 को देखते हुए अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल नहीं कर पाता, तो असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस उस पर टैक्स जुर्माना तय करेगा, ठीक है, और वो FBR की शराइत के मुताबिक होगा। 7 में है कि इस एक्ट के मुताबिक रिलेवेंट डेट क्या है, उसका मतलब ये है, A में है कि टैक्स या चार्ज जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगे हैं उसकी अदायगी के वक्त सब सेक्शन 6 के मुताबिक उसकी डेफिनेशन वो जो है रिलेवेंट डेट। B में या वो तारीख जिस पर कोई शख्स टैक्स या चार्ज गलती से रिफ़ंड हुआ हो, ठीक है, वो उस डेट को। फिर 11A पे आ जाते हैं। 11A में है शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस, ठीक है, जो कम पैसे अदा किए गए या कम टैक्स अदा किया गया है वो नोटिस के बगैर, शोकाज के बगैर जो है ना रिकवर किया जाएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जितना उसके ऊपर रिफ़ंड रिटर्न में ज़ाहिर हुआ है टैक्स उससे कम अदा करे, तो वो टैक्स जो कम अदा किया वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हैं, उसके कारोबार को रोक लिया जाएगा, ठीक है, और उसके बैंक अकाउंट जो उसका बिजनेस अकाउंट है उसको अटैच करके बगैर किसी शो काज नोटिस दिए, ठीक है, और बगैर सेक्शन 48 के किसी कदम के, सही है, उसको उसका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 33 में जो पेनल्टी है वो शोकाज दिए बगैर नहीं लगाई जा सकती। सेक्शन 33 में जो पेनल्टी है सब सेक्शन में वो बगैर उसके दिए नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। 12 ओमिटेड है। फिर है एग्जेम्पशन 13। एग्जेम्पशन में क्या है कि सेक्शन 3 के बावजूद जो अशिया 12 शेड्यूल में हैं उनकी दरामद यानी इंपोर्ट और सप्लाई इस एक्ट के मुताबिक टैक्स से छूट होगी, सही है। फिर 2 में कह रहा है कि सब सेक्शन 1 की दफात के बावजूद है ये। A में है कि वफाकी हुकूमत जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिससे कौमी दिफा, कुदरती आफात के तहत या दो तरफा मुआहदे को पूरा करना हो, तो इस एक्ट के अंदर जो भी टैक्स हैं वो कुछ अशिया पर माफ़ कर सकती है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत शराइत और हदूद तय करेगी, सही है। फिर है
3 में कह रहा है कि ऐसी एग्जाम्पशन या छूट जो सबसेक्शन 2 में दी गई है तो उसकी तारीख नोटिफिकेशन में दी जाएगी, यानी किस तारीख से वो एग्जाम्पशन शुरू हो रही है जो क्लास ए के तहत जारी किया गया। फिर छठे में है कि बोर्ड ने जो भी नोटिफिकेशन जारी किए हैं 1 माली साल में वो नेशनल असम्बली के सामने, जो कौमी असम्बली है उसके सामने वो पेश करेगा। 7वें में है कि सबसेक्शन 2 के तहत कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया गया हो जो कि 1 जुलाई 2015 से पहले का हो, अगर ख़त्म नहीं उसको किया गया अभी तक तो इस माली साल के ख़त्म होने पर वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जिस माली साल में वो जारी हुआ। लेकिन तमाम नोटिफिकेशन माँ सिवाय जो ख़त्म या रिसाइंड हो गए वो लागू होंगे कौन से, 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2018 तक। ठीक है। प्रोवाइडेड में कह रहा है कि मज़ीद ये कि 1 जुलाई 2016 से पहले जो भी नोटिफिकेशन जारी हुए और कौमी असम्बली के सामने पेश हुए वो 30 जून 2018 तक लागू होंगे, अगर वफाकी हुकूमत या कौमी असम्बली इन्हें ख़त्म नहीं करती। ठीक है, तो वो लागू रहेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे कमेंट करें, इसको लाइक करें और इसको दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।